हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम प्रभाकर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ डिजीज। और उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, दैट इज कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। एंड इन द एक्वायर्ड डिजीज वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज। और उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि दिस communicable disease are occur due to the pathogens, and the pathogens such as bacteria, virus, protozoans, fungus, algae, these are pathogens that can create disease, and it is called the pathogens. So far we have discussed about the bacteria, their types and the related disease, and we have also discussed about the virus, their genetic characters, their types, and some basic characteristics regarding the virus. Today we will discuss about some disease that is caused due to the virus. And in that respect, the first disease we will discuss about the mumps. So, ये mumps क्या है? Mumps, again, it is caused due to the paramyxovirus. Which virus? Paramyxovirus, and it is RNA virus. ठीक है, तो ये जो RNA वायरस है ये करता कैसे है, ये इन्फेक्ट कैसे करता है? तो सबसे पहली बात, ये इस मम्प्स में क्या होता है कि बिलो द ईयर वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, और इस ग्लैंड में आ जाती है स्वेलन। ठीक, और उसके स्वेलन के कारण ये जो ग्लैंड है स्वेल कर गया, और इसके कारण क्या होता है कि आपको जो जॉ है, जॉ मूवमेंट में दिक्कत होती है। साथ साथ आप अगर कुछ स्वेलो कर रहे हैं तब दिक्कत होती है। तो अब देखा जाए कि ये मिक्सो वायरस जो है, पैरामिक्सो वायरस, ये अटैक कैसे करता है और किन में करता है। तो सबसे पहली जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो मम्प्स होते हैं, मम्प्स जनरली 5 to 12 ईयर्स के बच्चों को होता है। ठीक, और ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये कैसे होता है? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक, लेकिन ये बच्चों के साथ साथ ये अडल्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक, तो हम लोग बात करें, जैसे यहां पर मेंशन है कि वायरस जनरली अटैक द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, बट इट ऑल्सो मे अफेक्ट द अडल्ट ऑल्सो, and it is highly infectious in nature, and the mode of infection is droplet infection or with the direct contacts with the patient, and especially in the patient with the direct contacts with mucous membrane of mouth, because the parotid glands is present inside your mouth. Okay, तो वो अगर पैरोटिड ग्लैंड्स आपके माउथ में है तो आपके माउथ के अंदर में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो उसके अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तब आप भी इन्फेक्ट कर जाइएगा। ठीक, तो अब इसका सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? तो जैसे ही ये पैरोटिड ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करता है तो वो ग्लैंड स्वेल कर जाता है, और स्वेल करने से क्या होता है कि आपका जो जॉ है, अब ये एग्जैक्टली इसका पोजीशन पैरोटिड ग्लैंड्स का क्या होता है? तो ये अपर जॉ हुआ, ये लोअर जॉ हुआ। जहां पर ज्वाइंट होता है वहीं पर आपका पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है। तो अब ये पैरोटिड ग्लैंड्स यहां पर प्रेजेंट है, एंड दैट गेट स्वेल्ड अप ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, देन योर जॉ मूवमेंट विल हिंडर and will also pain while the jaw movement. So it is written that the painful swelling behind the ears due to inflammation of parotid glands. Okay, here it is mentioned parotid glands swell कर जाता है, and due to that difficulty in the movement of jaw and opening of mouth. Along with that, high fever is also take place inside in this disease. Okay, if
और क्या बोल रहे थे कि अगर ये बच्चों में हुआ तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे, बट इन केस ऑफ एल्डर्स, इन केस ऑफ एडल्ट्स क्या होगा कि अगर वो एडल्ट इन्फेक्ट करते हैं तब उनके गोनैड्स सिस्टम को, मतलब कि उनके टेस्टिस इन द केस ऑफ मेल एंड इन द केस ऑफ फीमेल ओवरीज get affected, and due to that we also know that the ovaries and the testes is responsible for sperm production and ovum production, means the gamete formation. So these ovaries and the testes is responsible for the gamete formation. Okay. और क्या बोल रहे हैं कि अगर ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और ये अगर अफेक्ट हो जाता है तो आपको गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड इफ द गैमेट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस मींस द पर्सन में लीड टू स्टेराइल, वो स्टेराइल हो जाएगा। मींस स्टेरिलिटी मींस दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देते हैं और उसी को हम लोग स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग अच्छा इतना हम लोग जानने के बाद अब अगर थोड़ी सी और अगर डिटेल देखा जाए इस वायरस के बारे में, इसकी खासियत क्या होती है, तो ये होती है कि ये जब हमारे बॉडी में इंटर करता है उसके बाद 14 to 21 डेज के बाद ही अपना पहला सिम्टम्स शो करता है, एंड दैट period is basically known as incubation period. So what is incubation period? So incubation period is the period between the entry of pathogen and the first symptoms occurrence. मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जब आपके बॉडी में वायरस या कोई भी पैथोजेंस इंटर करता है और उसके बाद वो पहला सिम्टम्स शो करता है, उस बीच के पीरियड्स को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इस मम्प्स के केस में पैरामिक्सो वायरस जो है वो 14 to 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और ये मम्प्स वायरस या मम्प्स बेसिकली लास्ट करता है कितना दिनों तक, 1 to 2 वीक तक लास्ट करता है। लेकिन यहां पर यह भी हम लोग को जानना की बात है कि अगर ये आपको एक बार मम्प्स हो गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी बन जाता है आपके बॉडी में, फिर दोबारा नहीं होगा। सो इट्स रिटन हेयर, one attack gives a long life immunity. Okay, have you understood? समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग अब सेकंड डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय वायरस, एंड उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज रेबीज। अच्छा, रेबीज आप लोग को पता होगा कि कुत्ते के काटने से हो जाता है, बट नॉट ओनली ड्यू टू द बाइट ऑफ डॉग्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि दिस रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और ये किस वायरस के कारण होता है, तो दिस रेबीज इज ड्यू टू रेबीज वायरस। ओके, एंड दिस रेबीज वायरस इज बेसिकली प्रेजेंट इन saliva of rabid animals. Okay, and what is rabid animals? Means almost पागल, जो पागल हो चुका है, आवारा हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं रैबिड। ओके, सो द रेबीज is caused due to rabies virus and it is present in the saliva. So हम लोग जानते हैं कि कुत्ते को काटने से रेबीज होता है, लेकिन नॉट ओनली डॉग्स, इफ एनी हॉर्स, एनी एस, मंकी, कैट, इवन स्क्वेरल बाइट कैन कॉज रेबीज।
मतलब क्या हो रहा है कि अगर उसके स्लाइवा में जितने भी हम लोग को जो अगर डॉग्स वगैरह हो गया, मंकी हो गए, कैट हो गए, हॉर्स हो गए, एस हो गए, तो अगर उनके स्लाइवा में अगर ये रेबिस वायरस इज प्रेजेंट, देन if that animals bite you, then you may get infected from the rabies virus. अब ये बोलिएगा कि रेबिस वायरस तो स्लाइवा में है और ये हम लोग को इन्फेक्ट कैसे करेगा? तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी, जैसे मान ली कि डॉग आपको बाइट किया, तो वो बाइट करने के दौरान क्या होता है, उसका जो टीथ होता है वो आपके ब्लड के कॉन्टैक्ट्स में आ गए, ठीक, ब्लड कॉन्टैक्ट्स, एंड इन दैट टाइम उसका जो सलाइवा है वो भी आपके ब्लड के कॉन्टैक्ट्स में आ गए, एंड द सलाइवा कंटेन्स द रेबिस वायरस, सो द रेबिस वायरस गेट इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड एंड यू मे गेट इन्फेक्टेड। ओके, तो वही बात यहां बोला जा रहा है कि जो रेबिस वायरस है दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा of the infected animals, bite of rabbit, dogs, cat, monkey, and also can be as horses and even squirrel. Okay, and the symptoms of the rabies virus is, rabies disease is, this is severe headache, fever, painful contraction of throat, and difficulty in taking liquids, and that is why it is also known as hydrophobia. Means hydro means water and phobia means repellent या against. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप पानी से दूर भागते हैं, ठीक है, तो इसीलिए, और आपको पानी पीने की इच्छा नहीं करता, और इसीलिए इस रेबिस को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं और कि अब अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मीन्स अगर ये हम लोग को ब्रेन को डैमेज करता है, देन इट में ऑल्सो अफेक्ट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी while you are speaking, while your movement and even your behavior may get also looks like a dog. ठीक है, और अभी तक रेबिस का ट्रीटमेंट, अगर आपको विदिन 24 आवर अगर आप एंटी रेबिस इंजेक्शन ले लेते हैं, देन यू में बी गुड। ओके, बट if you have not taken any anti-rabies injection or vaccine, and if एक बार अगर वो symptoms development हो चुका रेबिस का, then there is no cure at all for the rabies, and in that case you may get die. Okay, so here it is written that no treatment if disease set in. मतलब कि एक बार अगर सिम्टम्स डेवलप हो चुका आपके बॉडी में, देन देयर इज नो सच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज इन्वेंटेड टिल डेट। ओके, सो इट इज बेटर टू हैव एंटी रेबिस इंजेक्शन विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बाइट ऑफ एनिमल्स, डिजीज्ड एनिमल्स। ओके, सो what may you precaution takes place in the case of rabies? So सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जहां पर आपको कटिंग होती है, जहां पर बाइट करता है डॉग वगैरह या कोई भी एनिमल्स बाइट किया, तो सबसे पहले क्या करिए कि उस वुंड को थॉरोली क्लीन करिए, एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ मेडिकेटेड सोप along with रनिंग टैप वाटर। रनिंग टैप वाटर से इसको अच्छे से धुलिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। ओके, एंड आपको तुरंत एंटी रेबिस वैक्सीन लेना चाहिए। पहले तो ये 14 डोज हुआ करता था, बट राइट नाउ
only the 5 doses are very much sufficient for the treatment of rabies. Okay, got my point? समझ में आया बच्चे? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि वी हैव नीड टू टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस डिजीज, वेरी मच वेलकम यू। यू कैन आस्क मी योर डाउट्स और एनी क्वेरीज, सो आप कमेंट्स में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, एंड दैट डिजीज इज AIDS. And what is AIDS? AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, and this AIDS is caused by HIV virus, and this is retrovirus HIV virus, and this retrovirus is basically RNA virus. Okay, means RNA virus means their genetic material is made up of RNA, ribonucleic acid. So the mode of infection of this AIDS disease is through sexual contacts, through blood transfusion, or by the use of contaminated needles, or by the use of contaminated razors in the salon. ओके, तो हम लोग यहाँ बात जो कर रहे हैं कि ये एड्स कैसे प्रोपगेट होता है, कैसे फैलता है, तो ये इसका सबसे पहला तो जो प्राइमरी रीजन है दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। मीन्स इफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन गेट इन टच विद द हेल्दी पर्सन सेक्सुअली, देन यू मे गेट इन्फेक्टेड। इन सच केसेस we have need to use protection while the sexual contacts. और दूसरा किस मेथड के थ्रू ये प्रोपोगेट कर सकता है, तो कंटामिनेटेड नीडल्स के थ्रू, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलते हैं? मतलब कि ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, एंड दैट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये बोलिए कंटामिनेटेड नीडल कैसे? तो जैसे अगर मान लिया कि कोई एक पेशेंट को नीडल दिया गया, इंजेक्शन लगाया गया, एंड इफ दैट पर्सन इज अफेक्टेड बाय एड्स, और वही सेम नीडल आपको भी अगर इंजेक्ट किया जाता है, देन यू मे गेट ऑल्सो इन्फेक्टेड विद द एड्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये क्या इसका सिम्टम्स क्या है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिस पर्सन और दैट बॉडी इज इन्फेक्टेड विद द एड्स। तो अब इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज swollen lymph gland, decreased blood platelets count, decreased immunity, fever, night sweating, weight loss। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि दिस एड्स is actually this retrovirus is target to T cells। ठीक है, ये जो रिट्रोवायरस है टी सेल्स को टारगेट करता है, और अभी तक ये एड्स से कोई नहीं मरा है। ठीक है ना, एड्स से कोई नहीं मरा है। मतलब क्या करता है कि अगर ये टी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, टारगेट कर रहा है और इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, देन टी सेल्स इज बेसिकली हेल्प्स बी सेल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बनाने में ये हेल्प करता है। तो क्या बोल रहे थे कि जब जैसे ही ये रिट्रोवायरस टी सेल को टारगेट किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तब ये बी सेल्स पहचान ही नहीं पाएगा कि किस तरीके से पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना है। तो क्या होगा कि हम लोग का जो बॉडी है वो बहुत सारे मल्टीपल डिजीज से, जस्ट लाइक आपको ये सर्दी, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो गया, नॉर्मल बुखार हो गया, तो इस तरीके से छोटे छोटे बीमारियों से
अफेक्ट कर जाएगा बॉडी और उसी से मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिट्रोवायरस आपको अटैक किया एंड यू मे गेट इन्फेक्टेड बाय द HIV वायरस एंड यू गेट द एड्स, देन योर डेथ इज मैंडेटरी, आपका डेथ निश्चित है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अब इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर क्या लिया जा सकता है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि अगर वो जो सिरिंज इस्तेमाल करता है, नेडल इस्तेमाल करते हैं, दैट शुड बी डिस्पोजेबल, वन टाइम यूज करें। अगर सैलून में जाते हैं तो ब्लेड्स या रेजर्स है वो आपको अच्छे से नीटली प्रॉपरली वॉश आउट होना चाहिए। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन एंड इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक, तो ये सब तरीका है, लेकिन अभी तक इसके जो एड्स है इसका कोई भी मेडिसिन नहीं आया है दैट कैन क्योर एड्स। ओके, लेकिन यहां पर एक मेडिसिन आया है दैट इज कॉल्ड द एजिडोथाइमिन, एजिडोथाइमिन। तो AZT एक डिजीज एक मेडिसिन है दैट कैन डिले योर डेथ, बट डेथ इज मैंडेटरी, डेथ तो होना ही है, बट दिस कैन डिले योर डेथ। ओके, गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ये हम लोग ने अभी एड्स देख लिया। ठीक, एड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं द नेक्स्ट डिजीज इज मीजल्स। मीजल्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस एंड दिस इज RNA वायरस, हियर इट इज रिटन। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो मोड ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले तो देखा जाए कि ये बच्चों में होता है at the age between 3 to 6 years of the age of children, and it is infected or may get spread by the droplet infection or through sputum or the oral discharge। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी बोलते हैं, खांसते हैं, स्पिटिंग करते हैं तो उस दौरान हमारे माउथ से ढेर सारे एयर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके हमारे बॉडी के चारों तरफ एक माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। ठीक, और ये इन्वायरमेंट में अगर कोई हेल्दी पर्सन या हेल्दी बच्चा आया तब वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसका सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स ये है कि ये सबसे पहले तो आपको ठंड लगेगी, हेडेक होगा, बुखार आएगी, फीवर होगा। उसके बाद अब जब और अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तब इसको क्या होगा, कफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आईज में कंजंक्टिवाइटिस होगा एंड नेजल इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्योंकि नाक के अंदर में जो नेसल कैविटी है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन गेट स्वेलन अप एंड ड्यू टू दैट द इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल टेक्स प्लेस। ओके, और द बेसिक सिम्टम्स है कि आपके बॉडी के ऊपर रेड रैशेस होना शुरू हो जाएगा। इरप्शन ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट्स इन द फॉर्म ऑफ रैश ऑल ओवर द बॉडी एंड फेस। चिल्ड्रन में गेट निमोनिया एज द सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इतना होने के बाद भी अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब इसका जो सेकेंड मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है या सेकेंड इन्फेक्शन होता है दैट इज निमोनिया। और निमोनिया में क्या होता है? ठंड लगना, हेडेक होना, बुखार लगना, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। तो वो निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, दैट इज 10 to 12 days। ठीक है, 10 to 12 days is the incubation period of this paramyxovirus। Okay, and this disease, this measles last for 5 to 6 days। 5 to 6 days। Single attack gives a lifelong immunity। मतलब एक बार अगर ये हम लोग को अटैक किया
तो पूरे जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे देता है, दोबारा नहीं होगा। इसके अलावा जब होता है बच्चों लोग को तो ये वैक्सीनेशन के तौर पर इसके एंटीडोट्स दिए जाते हैं। वैक्सीनेशन ऑल्सो अवेलेबल टू प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। सो कोई पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? तो एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोलते हैं कि जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी हम लोग को बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। तो बना बनाया पहले से होगा तो वो रेडीमेड, क्योंकि अब ये हमारा बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसके अगेंस्ट में, मिजल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करेगा, देन इट विल टेक्स टाइम। ओके, it will take time. So the vaccination is available in that the ready-made antibodies is injected into your body। मतलब कि जैसे ही मिजल्स हुआ और आपके ऑलरेडी आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो जा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ बात करते हैं, दैट इज चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है? तो वार्सिला वायरस के थ्रू होता है एंड दिस वायरस इज मेड अप ऑफ डीएनए। अगर इसके हम लोग मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो अगर होता है चाइल्डहुड में, मतलब बिलो द एज ऑफ 10 years ऑफ चाइल्ड। इट मे अकर्स इन एडल्ट इन द सेवियर केसेस एंड दिस जनरली इन्फेक्ट्स फ्रॉम February to April months। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मौसम चेंज हो रहे होते हैं, जो भी मौसम हो, तो खास करके जब ठंड से गर्मी में, जैसे फेब से अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और जो उस चेंजेस में जो वायरस वगैरह होता है, वायरस या बैक्टीरिया गेट एक्टिव और जिसके कारण ढेर सारी उसमें बीमारियां होती है। तो वही बात इसमें बोल रहे हैं कि ये जो जनरली इन्फेक्ट करता है कब? फरवरी से अप्रैल मंथ में इन्फेक्ट करता है। एंड इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? तो मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा क्या कि ड्रॉपलेट, ठीक है, क्लोथ से, ड्राई स्कैब से, लिखा हुआ है, नीड नॉट टू वरी, कफिंग से। ओके, तो इस तरीके से ये इन्फेक्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है, कैसा दिखेगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ड्यू ड्रॉप्स लाइक रैशेस और पॉक्स एट द स्टोमक एंड चेस्ट। सबसे पहले आपके पेट पे, आपके चेस्ट के ऊपर स्पॉट्स दिखेंगे। कैसा? ड्यू ड्रॉप्स, मतलब कि पानी भरा हुआ या लिक्विड भरा हुआ स्पॉट्स देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी के ऊपर पहुंचेगा और साथ साथ आपके फेस पर भी आ जाएगा। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि हाई फीवर होगा, इचिंग होगा, एसेस होगा, अनइजीनेस फील होगा। इसके अलावा जो रैशेस यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो वाइट होना शुरू कर जाएगा। चेंजेस इनटू वाइटिस पॉक्स, वो वाइट दिखना शुरू हो जाएगा। और ये लगभग 7 दिनों के बाद, 7 days के बाद ये ड्राई आउट होना शुरू हुआ। और जब ड्राई आउट होता है तब उससे जो पील ऑफ होकर बाहर निकलते, छिलके बाहर निकलते हैं, अगर उसके कॉन्टैक्ट्स में आ गए देन यू मे गेट इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 14 से 21 दिनों का होता है और ये 10 से 14 दिनों तक के लिए रहता है। और इस केस में, चिकन पॉक्स के केस में क्या होता है, पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है। पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, और जहां पर उनको रखा जाता है एंड दैट प्लेस और दैट रूम शुड बी
शुड बी वेरी क्लीन, ठीक है, तो वो क्लीन रहना, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ठीक। और इस केस में भी, चिकन पॉक्स के केस में भी, अगर आपको एक बार हो गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो caused by मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी के कारण इन्फ्लुएंजा होता है, और इन्फ्लुएंजा को हम लोग कॉमनली फ्लू बोलते हैं, ठीक है। और ये फैलता कैसे है, तो ये फ्लू कॉमन कफ एंड कोल्ड इसमें होने को देखने को मिलता है, तो ये थ्रू एयर कॉन्टैक्ट्स, थ्रू एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप कभी खांसे, जब कभी आप छींके, तो क्या हुआ, आपके माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट निकलेंगे, वो आपके चारों तरफ एक माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और उसमें एयर के साथ वो मिक्स हो जाएंगे। और अगर कोई उस इन्वायरमेंट में, उस एरिया में अगर आता है, तब हेल्दी पर्सन वो भी आपको इन्फेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब इसका सिम्टम्स क्या है, तो स्नीजिंग, कोल्ड, कफ एंड फीवर। और इसका प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स यही ले सकते हैं कि आप पेशेंट से दूरी बनाकर रखिए, और इसका कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप फ्लू रहता है, 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है। और वही बात हम लोग करते हैं, स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। अब लास्ट डिजीज है वायरल डिजीज में, दैट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज ड्यू टू वेरियोला वायरस एंड दिस इज डीएनए वायरस। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की, तो ये किसके थ्रू होता है, क्लोथ्स के थ्रू होता है, कफिंग एंड एयर के थ्रू, ड्राई स्कैब के थ्रू, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, ठीक है। एंड दिस इज हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, एंड नाउ ये अभी पूरे पृथ्वी पर से, मतलब ऑल अराउंड द ग्लोब, ये इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया है। और इसका लास्ट केस हम लोग को देखने को मिला था 1977 में, ठीक है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन तो बतला ही दिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, क्लोथिंग हो गया, एयर हो गया, कफिंग हो गया, ड्राई स्कैब हो गया। अब इसमें देखने को क्या मिलता है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे पहली बात की हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, अपीयरेंस ऑफ पोस्टुलेट ओवर द बॉडी, छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे 3rd to 4th डे। पोस्टुलेट्स गेट फिल्ड विथ फ्लूइड्स एंड लाइटर गेट ड्राइड एंड स्कैब्स फॉल ऑफ। और ये स्कैब के कॉन्टैक्ट में अगर हेल्दी पर्सन या हेल्दी बॉडी आ गया, देन इट में ऑल्सो इन्फेक्टेड विद द स्मॉल पॉक्स। क्लियर है, देखिए फन से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इट अपीयर्स ऑन द आई, अगर आई के ऊपर हो गया, देन यू मे गेट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, आप अंधे भी हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी छोटा से छोटा बीमारी हो या बड़े से बड़े डिजीज हो, यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दैट योर हेल्थ, ओके ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स यूज टू लीव परमानेंट स्कार्स। अगर आपको एक बार होता है, अगर वो स्कैब ड्राई ऑफ होकर बाहर निकलता है, तो वो उसके निशान पूरे जिंदगी भर रह जाएगी आपके बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये हम लोग के बॉडी में 12 डेज तक इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है, और ये हम लोग को 14 to 28 डेज के लिए हम लोग के बॉडी में रहता है, मतलब कि ये 14 to 28 डेज में ठीक होता है, ठीक। उसके बाद फिर स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन, एक्टिव इम्यूनिटी बना हुआ है, वैक्सीन पड़ जाता है। एंड वैक्सीनेशन नॉट गिवन नाउ सिंस इट इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ। तो अब के टाइम में क्या है कि पूरा दुनिया से खत्म हो गया है, इसीलिए वैक्सीनेशन अभी टाइम में बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो खत्म हो गया। ये वायरस जो नॉर्मली मिलते भी नहीं है, पनपते भी नहीं है, तो अब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब ये वायरल डिजीज। लेकिन यहाँ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया हुआ है कि जैसे बच्चों लोग को ये सब दिया जाता है। तो
कौन कौन सा वैक्सीनेशन दिया जाता है? तो देखिए कि सबसे पहले जब मदर्स प्रेग्नेंट रहती है तब उस समय उनको बूस्टर डोज दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चे 3 महीने के होते हैं तो डीपीटी का फर्स्ट डोज दिया जाता है। 5 मंथ में होता है तो सेकेंड डोज डीपीटी का दिया जाता है। 7 मंथ होता है तो थर्ड डोज डीपीटी का दिया जाता है। पोलियो का दिया जाता है। वैक्सीन ये बीसीजी का टीका दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। 9 to 15 मंथ होता है तो उसको MMR जिसको बोलते हैं मिजल्स मम्स एंड रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है। 18 to 24 मंथ्स में उसको डीपीटी एंड पोलियो का बूस्टर डोज दिया जाता है। तो 5 to 6 ईयर उसको डिप्थीरिया एंड टेटनस एंड अलोंग विद दैट टाइफाइड का उसको बूस्टर डोज दिया जाता है। 10 ईयर्स तक उसको टेटनस का, टाइफाइड का वैक्सीन दिया जाता है। 16 ईयर्स में उसको टेटनस एंड टाइफाइड को बूस्टर डोज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज वायरल डिजीज के बारे में चर्चा किए, जाने कि किस तरीके से वायरल डिजीज, कौन कौन से वायरल डिजीज, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिया जा सकता है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेबीज वायरस, एड्स वायरस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।